मेरे को फ़ोन आया बालाजी से कि एकता जी आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं तो अभी शो कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, तो आप 2 दिन के बाद मैं मिलूँगा। तो कहती है क्या बात कर रहे हो, एकता कपूर से मिलने के लिए लोग शूटिंग छोड़ के आते हैं, आप 2 दिन के बाद एकता कपूर को अपॉइंटमेंट दे रहे हो। मैंने कहा सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना होता है, खाली हाथ आप नहीं आते। तो एक बार पटना जाओ तो कम से कम 4 लाख रुपया खर्च होता है। तो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंसता हूँ, सोचता हूँ कि अगले वीक में चला जाऊँगा, और ये अगला वीक 2 साल से नहीं आया है। 2 साल पहले मेरी भतीजी की शादी थी, मेरी माँ 5 तल्ला मकान पे सीढ़ियों से चढ़ जाती थी। आजकल वो बेड पे है, उसका दवा भी मैं हूँ, डॉक्टर भी मैं हूँ, इलाज नहीं कर पाता हूँ, मैं हूँ विदेशिया। नमस्कार, बोलो ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो बिहार से निकले हैं, मुंबई में पूरे देश में अपने बिहार की मिट्टी की नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं रंजन कुमार सिंह, एक सफल और कह सकते हैं कि टीवी सीरियल के नंबर 1 डायरेक्टर हमारे देश के रंजन कुमार सिंह सर। सबका बहुत बहुत स्वागत है बोलो ज़िंदगी में। थैंक यू। सर से बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ सीरियल्स के नाम आपको बता दें जो सर ने निर्देशन किया है जिसकी, और वो सीरियल्स तमाम सीरियल जो हैं इनके वो एक अनूठा छाप सबके दिलों में छोड़ा है। जैसे कि हम बात कर लें बालिका वधू की, अगले जन्म में है बिटिया ही की, जो और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं जिनका नाम मैं आपको और बताऊंगा। लेकिन सबसे एक सीरियल जो मुझे याद आता है, बचपन में देखा करता था और आज भी वो सीरियल हमारे जहन में, उनके एक एक सीन, एक एक डायलॉग उस सीरियल के हमारे मन में है। उस सीरियल का नाम है जय हनुमान। सर, सबसे पहली सीरियल थी आपकी जय हनुमान बतौर निर्देशक जी। तब से लेके अब में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया, टेक्निकलिटी भी बहुत चेंज हुई। जिस वक्त आपने जय हनुमान किया था, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी कुछ था, और उस दौर में आपने वो शुरुआत की। कैसा अनुभव था सर? उस दौरान मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जस्ट ग्रेजुएट हुआ था और मैं मुंबई पहुंच गया था। तो मुझे शो मिल गया था जय हनुमान, संजय खान साहब का शो था। तो मैं चूँकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स से पढ़ाई किया मैंने, तो स्पेशल इफ़ेक्ट वगैरह करना मेरे लिए बहुत आसान था। तो मैं जल्दी से उसको पकड़ लिया और काम शुरू हो गया। नो डाउट टेक्नोलॉजी आज ज़्यादा बढ़ गई है, उस दौरान थोड़ा कम था, बट इतना भी कम नहीं था। अच्छा खासा हम लोग काम करते थे सीजी का, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। और उस समय भी हमारे पास, चूँकि संजय खान साहब खुद ही एक टेक्निकल डायरेक्टर भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, तो हमें इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड किए थे। उस टाइम में मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास फ्लेम मशीन और बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए थे मेरे पास, जिस पे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स करना बहुत आसान हो गया था, जो दूसरों के पास नहीं था। हम उस पे काम कर रहे थे। मैंने सुना था उस सीरियल के दौरान कोई एक ऐसा कुछ घटना हुआ था जिसके कारण बतौर आप एक्टिंग भी उसमें किए थे। हाँ, वो क्या था, मेरा एक एक्टर है राजू श्रेष्ठा, जो चाइल्ड आर्टिस्ट भी हुआ करता था, वो नारद का रोल कर रहा था, और वो कुछ जगह उसने गलती की तो हमने उसको डांट लगाया। तो वो मुझे ताना मारा कि सर, एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है, दूर से डायरेक्शन करना बहुत आसान है, एक्टिंग करना बहुत टफ है, करेंगे तो समझ में आएगा तकलीफ़ क्या है। ये बात मुझे लगी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं तेरे साथ का जो रोल है, एक दूसरा एक्टर कर रहा था, दुर्वासा ऋषि का रोल था, एक दूसरा एक्टर था, मैंने उसको कहा कि तेरे को मैं दूसरा रोल दे दूंगा, ये रोल अब मैं करूंगा राजू के साथ, और मैं सामने खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, ये मुझे चैलेंज कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ। और मैंने हंसी हंसी में वो रोल एक्सेप्ट किया और मैंने किया। राजू को मैंने पहले भी डांटा था सीन में, और जब दुर्वासा ऋषि बना तो मेरा रोल ही था डांटने वाला, तो उसमें भी मैंने उसकी बहुत डांट लगाया उसको। और वो सुनता रहा, कहता है यार आप तो यहाँ भी क्लास ले रहे हो, पहले भी ले रहे थे। क्या बात है। चूँकि रंजन सर जो हैं बिहार के कलाकार भी रहे हैं, यहाँ के रंगकर्मी भी रहे हैं और बेहतर रंगकर्मी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो रंगकर्म वाला जो अंदर से चीज़ होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। खासकर बिहारी रंगकर्मी हो तो किसी की चैलेंज कैसे बर्दाश्त कर लिया जाए। तो और उसके बाद जो है इनके निर्देशन का जो सिलसिला है वो चलता गया तो चलता गया, एक अलग ही रफ्तार में ये चले, और ना जाने कितने ऐसे सीरियल्स इन्होंने अपने टीवी को दिया जो जिनके दीवाने करोड़ों में हैं।
उसके बाद कौन सा सीरियल जो आपके जहन में आया? तो देखो, अभी तक मैं कुछ 93 शोज़ कर चुका हूँ। बहुत सारे शोज़ का तो नाम मुझे अब याद भी नहीं है, भूल गया हूँ। लेकिन मैंने हम बम्बई नहीं जाएंगे, ज़िंदगी जीने के लिए, क्राइम फाइल्स, CID, आहट, तेरे मेरे सपने, बालिका वधू, मायका, बेटियां, विवाह, जय हनुमान तो किया ही था, महारथीकरण, ये है मोहब्बतें, ये है चाहते, नागिन का 6 सीज़न। इससे पहले भी एक नागिन हुआ था इनका, अरुणा ईरानी जी का, GTV के लिए, वो भी मैंने किया। कुमकुम भाग्य, जोधा अकबर, महाराणा प्रताप, ऐसे बहुत सारे बड़े शो जो हैं वो मेरे नाम हैं। मेरी आशिकी तुमसे है, उसके बाद मैं कई नाम अभी जब मुझे लिस्ट में देखना पड़ेगा, तो मैं बहुत जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाऊंगा। मेरे शोज़ इतने हो जाएंगे कि अभी तक हिंदुस्तान में किसी और ने नहीं करा है। आपको पता हो, पिछले साल, मतलब इसी साल मार्च महीने में मुझे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। मतलब टेलीविज़न में सबसे ज़्यादा काम करने के उपलक्ष्य में मुझे डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है, मानक उपाधि। इसके पहले मैंने कम से कम इस पिछले साल ही मैंने कुछ 9 अवार्ड लिया बेस्ट डायरेक्टर का। तो बहुत सारे अवार्ड मेरे नाम हैं टेलीविज़न में, और नाटकों में भी मैंने कुछ 22-23 बार बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड लिया हूँ। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे मिला है, बहुत सारे सम्मानित अवार्ड मुझे मिला है। अब वो वक्त है जहाँ साल में 8-9 अवार्ड मुझे मिल जाता है बिना कोई ज़्यादा उसके, मतलब लोग मुझे बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, और मैं किसी अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ और वहाँ जितने एक्टर्स होते हैं अवार्ड लेने आते हैं, अवार्ड लेके जब नीचे मंच से उतरते हैं और मेरा पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो वो उससे भी बड़ा अवार्ड होता है कि एक अवार्डी मेरा पैर छूता है और मेरा नाम से समर्पित करता है अपने अवार्ड को। तो मैं उस मकाम पे हूँ जहाँ पे एक्टर्स मुझे सम्मानित करते हैं, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। क्योंकि डायरेक्टर मैं बहुत बाद में हूँ, पहले मैं टीचर हूँ एक्टिंग का, और मैं एक्टिंग गुरु हूँ। मैं सिखाता हूँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ, और मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ सर, एक बिहारी हूँ, कि जब ये सम्मान, सारे सम्मान जब आपको मिलते हैं ना, वो सम्मान सिर्फ और सिर्फ रंजन कुमार सिंह तक सीमित नहीं है। वो सम्मान हमारे पूरे बिहार को गौरवान्वित करता है सर जी, ये पूरे बिहार को गौरवान्वित करता है, और बहुत गर्व होता है हमें, खासकर ऐसे शख्स के साथ बैठते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा हमें मिलती है। चलिए सर, अब उसके बाद हम बातें करते हैं कुछ एक ख़ास सीरियल्स जो हैं जो लोगों को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि बालिका वधू। सीरियल्स का दौर तो चल ही रहा था टेलीविज़न पर, मगर आपने एक अलग रूपरेखा का सीरियल्स जो है वो टेलीविज़न पे लाया, ग्रामीण परिवेश का एक सीरियल। ये कैसे आया सर आपके दिमाग में? असल में ना, एक स्फेयर ओरिजिन कंपनी है, उसके लिए एक शो था तेरे मेरे सपने। तो मुझे असल में चैनल की तरफ से रिकमेंडेड था तेरे मेरे सपने मुझे करना था, लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनको मुझे थोड़ा सा जानना था, समझना था एक नया शो, बड़ा शो देने के पहले। तो बालिका वधू शुरुआत मैंने नहीं किया, शुरुआत किसी और ने किया था। तो मुझे बीच से शो दिया गया कि आप तब तक पहले ये कीजिए, उसके बाद आप तेरे मेरे सपने को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने काफ़ी दिन बालिका वधू किया। चूँकि बालिका वधू में सारे एक्टर मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे, मेरे सीनियर से सुरेखा सीकरी जी हैं, सत्यजीत था उसमें, अनूप सोनी था उसमें, ये सब मेरे स्कूल के एक्टर हैं, ड्रामा स्कूल के। तो मेरे लिए बड़ा कंफर्ट था काम करना भी, और चैनल की भी जो प्रोग्रामिंग थी, अश्विनी RD, वो भी मुझे बहुत मानती थी। तो उन सब का सहयोग था, सपोर्ट था मुझे। तो मुझे बालिका वधू करने में बहुत मज़ा आया, इसलिए कि हम एक अलग टाइप का माहौल में काम कर रहे थे, बहुत शांति से, बड़े साइलेंस होकर के हम वो शो बना रहे थे। और उसके बाद उसी कंपनी का एक फुल फ्लेज जो शो मैंने किया वो था तेरे मेरे सपने, जिसको मैंने शुरू से लेकर आखिर तक लगभग किया। उसके बाद एक और सीरियल था सर, अगले जन्म मोही बिटिया ही की, जो बिल्कुल अलग कहानी, बिल्कुल अलग सारे सीन जो हैं वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में। ये कहानी आपके जहन में कैसे है?
ये देखो, कहानी तो मैंने नहीं लिखा, कहानी किसी और का है। जो कंपनी है स्वास्तिक कंपनी, उसकी शुरुआत हुई थी उस दौरान। तो जो दोनों प्रोड्यूसर थे उसमें, सिद्धार्थ तिवारी और विकास सेठ, वो उन्होंने मुझे बुलाया, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, चूँकि मैं सब्जेक्ट का बैकग्राउंड बिहार था, तो कहा कि सर मुझे लगता है आप इसको ज़्यादा जस्टिस करेंगे। मैं उस दौरान एक शो कर रहा था मायका, तो मैंने कहा यार मैं तो आ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएटिव आई के लिए, धीरज कुमार के लिए शो कर रहा हूँ। तो कहा नहीं सर, शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, बाद में चाहे आप छोड़ दो, किसी और से मैं करवाऊँगा, बट शुरुआत आप कर दो, सेटअप आप कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं सेटअप करने के लिए पंचगनी के पास वाई एक जगह है, वहाँ पे मैं शूटिंग करने के लिए पहुँच गया। और छठ पूजा वाली स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से। फिर ललिया जो है जो पटना की लड़की है, उसको हमने, रतन राजपूत को हमने उसमें कास्ट किया। अब रतन थी, हम दोनों पटना के थे। रतन को हमने इनफैक्ट रावण शो बनाया था, उसमें हमने उसको छोटी सुर्पनखा बनाया था। तो रतन को साथ मेरा कनेक्शन पहले से था, और यहाँ हमने उसको हीरोइन बनाया। और फिर हम दोनों चूँकि पटना के थे, तो पटना का फ्लेवर में हम पटनिया लैंग्वेज यूज़ करना, बात करना, तो उसकी वजह से वो शो जो है बड़ा ज़मीनी हो गया और लोगों को टच करने लगा, लोगों को थोड़ा सा नेचुरल फ्लेवर मिला। क्योंकि मैं भी बिहारी, वो भी बिहारी, हम दोनों मिलकर के पूरा बिहार का माहौल, और सेट पे ही माहौल बना दिया हमने पूरे बिहार का। तो लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे। और शुरुआत छठ पूजा से था। छठ पूजा हमारे जहन में, हमारे ब्लड में है, हमसे बेहतर कौन कर सकता है। तो वो शो हिट हो गया। और उसके बाद जो नागिन सीरियल है, जिसका मतलब एक अलग ही रफ्तार में है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। और लेकिन सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हर नागिन में जो है आप वो नागिन जो है वो कैरेक्टर, वो नागिन को चेंज कर देते हैं। हाँ, देखो क्या है, मैं ना बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए मैं काम नहीं करता था। मैं ज़्यादातर बाहर दूसरे संजय खान कंपनी के साथ ज़्यादा काम किया, जिसमें महाभारत बनाया, महारथीकरण बनाया, 1857 क्रांति बनाया, जय हनुमान तो बनाया ही, ऐसे बड़े मेगा शो मैंने किया था। तो उस दौरान मैं एक शो कर रहा था सावित्री। तो सावित्री शो के दौरान जोधा अकबर बालाजी का एक शो था। तो जोधा अकबर में डायरेक्टर था संतराम। तो डायरेक्टर और हीरोइन के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, तो मुझे चैनल ने रिकमेंड किया कि आप जाओ और इस शो को संभालो, चूँकि आप हिस्टोरिकल शो के आप एक्सपर्ट हो। तो मैं चला गया जोधा अकबर करने। तो जोधा अकबर में मैं, चूँकि एकता कपूर के साथ मैं बहुत कनेक्टेड नहीं था, तो एक सीन था उसमें जोधा और अकबर का स्वॉर्ड फाइटिंग था, तलवार की फाइटिंग है। तो जब वो सीन आया करने को, तो एकता कपूर का फरमान आया कि नए डायरेक्टर से वो सीन मत कराओ, क्योंकि वो मुझे नहीं जानती थी कि संतराम जब पैचअप हो जाएगा तो वो आएगा तो वो करेगा, क्योंकि संतराम उनका पुराना डायरेक्टर है। हालांकि संतराम मेरे से जूनियर डायरेक्टर थे, लेकिन चूँकि जो मतलब एकता मुझे नहीं जानती थी। तो फिर हुआ कि ठीक है, मैं तो 15-20 दिन करूँगा, चला जाऊँगा। फिर मैं करता रहा अपना, बाकी सीन किया, एक सीन छोड़ दिया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अब वो सीन टेलीकास्ट पे आ गया। तो प्रोडक्शन का आदमी रात को 11 बजे आया, बोलता है सर कल आपको वो सीन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पैचअप नहीं हुआ है। तो मैंने जिद बांध लिया कि यार ये तो एकता कपूर की नज़र में मैं बहुत छोटा डायरेक्टर हूँ, तो ये सीन को मैं इतना जमा के करूँगा कि एकता जी को अच्छा लगे। मैं रात भर सोया नहीं। मैं फिल्म का, जोधा अकबर फिल्म का वो मंगाया, कैसेट मंगाया, फिर उसको देखा रात भर। और स्वॉर्ड फाइटिंग मैंने तय किया कि स्वॉर्ड फाइटिंग जो फिल्म में है उससे बेहतर मैं करूँगा। और मैंने जोधा अकबर का फाइट सीक्वेंस, फाइट मास्टर को भी नहीं बुलाया, मैं खुद फाइट किया, खुद एक्शन सीन किया। और वो आपने अगर देखा हो तो उसमें वो पगड़ी बांध के लड़का बन के फाइट करती है, और उसका पगड़ी खुल जाता है, उसके बाल लहराते हैं, और पता चलता है कि वो असल में जोधा है। तो ये सीन जब मैंने किया, और उसके बाद मैं 2 दिन के बाद मेरी छुट्टी हो गई, चूँकि संतराम वापस आ गया और मैं चला गया करके। फिर वो सीन 2-3 दिन के बाद टेलीकास्ट हुआ। एकता कपूर ने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा ये कौन है डायरेक्टर जिसने किया, उसको बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। तो मेरे को फ़ोन आया बालाजी से कि एकता जी आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा मैं तो अभी शो कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, तो
आप 2 दिन के बाद मैं मिलूँगा। तो कहती है क्या बात कर रहे हो, एकता कपूर से मिलने के लिए लोग शूटिंग छोड़ के आते हैं, आप 2 दिन के बाद एकता कपूर को अपॉइंटमेंट दे रहे हो। मैंने कहा मैम देखो ये तो किसी का शो है, कमिटमेंट है, मैं छोड़ के नहीं आ सकता। या तो अगर आज मिलना है तो रात को 10 बजे पैकअप होगा, उसके बाद मैं आ सकता हूँ 11-12 बजे। तो हुआ कि ठीक है आप 12 बजे आ जाओ। तो रात को 12 बजे मैं गया, 2.5 घंटे मुझे इंतज़ार करवाई। 2:30 बजे रात को एकता जी से मुलाकात हुई और एकता जी ने मुझे कहा कि तुम्हारा सीन बहुत अच्छा लगा आपका, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए काम करें। तो एकता जी ने मुझे नया शो दे दिया, ये है मोहब्बतें, और मैं ये मोहब्बतें करने लगा। फिर जोधा अकबर में मैं फिर दोबारा से भी गया और जोधा अकबर बहुत लंबा सेशन मैंने किया। फिर मेरा एक असिस्टेंट था उसमें, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, उसमें वो करने लगा। ये है मोहब्बतें, बहुत अच्छी और मतलब पारिवारिक सीरियल थी। इसमें छोटी बच्ची के भी किरदार थे जो जिनको लोगों ने काफ़ी सराहा, अच्छी एक्टिंग की थी वो। इस कहानी को लेकर आप जब निर्देशन कर रहे थे तो ये जो कास्टिंग होती है वो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका अहम किरदार होता है। देखो ये शो जो है ना एक बहुत फेमस नॉवेल है कस्टडी, अच्छा, उस पे बेस्ड है। हमने इसका नाम ये है मोहब्बतें रखा, और इसमें एक बच्चे की कस्टडी की लड़ाई है कि बच्चा बाप के पास रहेगा या माँ के पास रहेगा या कोई नई माँ के पास रहेगा, इसकी लड़ाई थी। और ये शो बहुत ही एक छोटे बजट का स्टार प्लस का शो था जो इवनिंग का स्लॉट मिला था। नवंबर के महीने में हम शुरू किए थे और बहुत ठंड पड़ती है और तमाम लोगों ने कहा कि ये शो शायद नहीं चलेगा, और इसको मतलब सबसे पिछड़े शो की श्रेणी में रखा गया था। और मुझे पहला शो बालाजी में फुल फ्लेज्ड यही मिला। जोधा अकबर मैंने दूसरे का शो था, मैंने बीच से स्टार्ट किया था, बट ये है मोहब्बतें मेरा पहला शो था बालाजी के लिए, और मुझे साबित करना था एकता कपूर के सामने कि मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो कास्टिंग तो देखो एकता कपूर ही करती हैं, हम लोग रिकमेंड करते हैं, एकता कपूर हमारी जो है वही कास्टिंग करती है। उन्होंने ही ये 2 एक्टर्स मुझे दिया। छोटी बच्ची रूहानी का रूही के नाम से जानी जाती थी, और इशिता जो है काम की उसमें, और रमन कैरेक्टर का नाम रमन है। तो इसकी कस्टडी की जब लड़ाई हमने शुरू किया ना, तो हमने बालाजी में एक नया स्टाइल डालने की कोशिश किया कि हम पहले बालाजी बहुत स्टाइलिश शो करता था, बहुत स्टाइलाइज। हमने कहा कि नहीं, मैं बहुत रियलिस्टिक करूँगा। तो मैंने इसको डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट किया। मैंने एक्टर्स को बोला कि तुम एक्ट करो, कैमरा की तरह भूल जाओ। तो मैं मल्टी कैमरा सेटअप लगाया, अलग अलग कॉर्नर में कैमरा छुपाया, एक्टर्स को ज़िंदगी की तरह घटनाओं को मैंने रिहर्स कराया। मैं आता था और घंटे 2 घंटे रिहर्सल करता था। खाना खाना है तो सच में खाओ, किचन में जाना है पानी पीने तो उठो किचन तक जाओ, बेडरूम से किचन तक जाना। देखो हमारे लिए तकलीफ़ है कि मेरा 2 सीन हो जाता है, एक सीन बेडरूम में लाइटिंग अलग होगी, हॉल में अलग होगा, किचन में अलग होगा, तो 3 जगह लाइटिंग होती है। लेकिन फिर मैंने लाइटिंग इस तरह से प्लान किया कि बस स्विच ऑन करो, लाइट अपने आप नेचुरल लाइट चलने दो, अलग से स्पेशल लाइटिंग जो टिपिकल फोटोग्राफी लाइटिंग होती है, हाफ लाइट, बैक लाइट, की लाइट, ये सब मैंने कहा नहीं चाहिए। बल्ब है तो बल्ब जलने दो, ट्यूबलाइट है ट्यूबलाइट जलने दो। तो डॉक्यूमेंटेशन की तरह किया और एक्टर्स को मैंने रियल बना दिया। लड़ाई हो रही है तो सचमुच के झगड़े हो रहे हैं, मतलब उसको मैंने ऐसे माहौल बना के हिप्नोटाइज करके काम किया, लोगों को ये बात दिल तक टच कर गया, लोगों को ये पसंद आ गया। तो हमने एक्टर्स के इमोशन को खेला और वो शो को हमने एक नए पैटर्न में, वो जो जुप जाप पैटर्न था वो सब बंद किया। हमने कहा कि नहीं, दुनिया चलने दो। लोगों को वही बात पसंद आ गई, लोग ना लाइटिंग और ये सब भूल गए, लोगों को बस नेचुरलिटी लोगों को ज़्यादा पसंद आ गई। फिर ऐसा हुआ कि बालाजी के सारे शो को मतलब वो पैटर्न मिलाया गया, हर शो को बोला गया कि ऐसा करो जैसा मोहब्बतें हैं, क्योंकि मोहब्बतें नंबर 1 पे चला गया और मोहब्बतें को प्राइम टाइम पे शिफ्ट कर दिया गया, इवनिंग स्लॉट को प्राइम टाइम मिल गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था और एकता का बिलीफ था। मैं इसका श्रेय एकता को भी देना चाहता हूँ, उसने प्रेस को कहा था, मेरे सामने की बात है, सारे प्रेस वालों ने कहा कि ये शो तो नहीं चल पाएगा, एक तो 6:30 का स्लॉट है, नहीं रात का स्लॉट था उस समय, सॉरी मैं भूल गया, रात को 10:30 11 बजे का शायद स्लॉट था कि रात को लेट नाइट शो है, वो भी ठंडे में, लोग छोटे शहर में सो जाते हैं इस समय 10:30 11 बजे, कौन देखेगा।
तो एकता ने कहा था कि देखना कौन देखेगा, और सच में वो शो मिरेकल हो गया। और वो शो को फिर प्राइम टाइम पे लाया गया, फिर तो शाम को भी चला, प्राइम टाइम पे भी चला, कई स्लॉट मिले उसको, और इतना लंबा चला कि आज उसका दूसरा वो चल रहा है। ये है चाहते, ये है मोहब्बतें का ही सीरीज़ है। आप लगातार पटना आते रहते हैं, पटना के रंगकर में, पटना के नाटक में पहले और अब में क्या बदलाव अनुभव किया आपने? अब का तो रंगमंच है उससे थोड़ा मैं कम जुड़ा हुआ हूँ, बट पहले जो भी था उससे मैं बहुत जुड़ा हुआ रहा हूँ। और आज भी मैं, अभी मेरे एक मित्र हैं मिथिलेश भाई जो प्रयास रंगमंच चलाते हैं, मैं उनसे मिल के आया और मैं उनसे मिल के बड़ा भावुक हो गया। मैं उनको हक किया, मेरी आंखें भर आई, चूँकि ये वो लोग हैं जिनको देख के मैंने काम शुरू किया था। कला संगम है, सतीश जी हैं, अभय सिन्हा मेरे एक रंगकर्म के गुरु हैं, उनको देख करके इन लोगों को, अंजीत हैं, परवेज़ अख्तर, तनवीर अख्तर, ये लोगों को देख देख के, जावेद अख्तर हैं, संजय उपाध्याय जी हैं, ये सब मेरे गुरुजन थे जिनको देख के मैंने काम शुरू किया था। तो वो तो गोल्डन पीरियड था जब मैं आया था, और रंगमंच एकदम बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था। देखो उसकी वजह है कि जो मेरी पीढ़ी है, 10-15 लोग हम लोग ऐसे थे जो सब आज कहीं ना कहीं स्थापित हैं, जिसमें अनिरुद्ध है, या क्या बोलते हैं, सोनू है, बहुत सारे एक्टर हैं, जो विमलेश है जो आर्ट डायरेक्टर है, वो पूरी जो ग्रुप था ना, सब कहीं ना कहीं सेट हो गया। आशिक है, बहुत सारे एक्टर्स का थे, पंकज है, बहुत सारे एक्टर को मैं भी लेके गया मुंबई, सब स्थापित हुए क्योंकि हमने बड़ी गंभीरता से काम किया था और कम समय में हमने रंगमंच को उठते हुए देखा, एक गोल्डन पीरियड देखा, और हमें एक पागलपन था। उसकी देन ये वरुण भी है, वरुण भी हमारे साथ रंगकर्म ही करके आज देखो कला संस्कृति का अध्यक्ष है, इतने एक सम्मानित पोस्ट पे है, और ये कला संस्कृति को जो मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बिना कोई स्वार्थ के और बिना कोई पैसे लिए, ये कितनी बड़ी बात है। चूँकि इसके अंदर वो सच्चाई है, चूँकि उस पीरियड की ही पैदाइश है, इस वजह से तो मैं तो उस वक्त को की वजह से ही मैं आज जो भी कर रहा हूँ वो पटना रंगमंच की ही देन है, जिसने मुझे तपाया और मुझे इतना सॉलिड कर दिया कि मैं लड़ सकूँ, अपने आप को स्थापित कर सकूँ। चलिए, एज ए डायरेक्टर, एक कलाकार के अंदर रंजन कुमार सिंह क्या देखते हैं, क्या उन्हें बेहतरीन लगता है? मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ, तो मैं अपनी ही बातों को दोहरा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार हो या किसी भी आर्ट फील्ड में काम करे या कहीं भी काम करे, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, तो मैं सबके लिए एक ही बात कहता हूँ, खुद से मोहब्बत करो, अपने अंदाज को जियो, अपना अंदाज ही बिकने वाला है। आपके ऊपर आप शूट करोगे, मेरे ऊपर मैं शूट करता हूँ। मैंने अपने आप को पहचाना है, अपने ज़मीन को अपनी पूंजी बनाया है, अपने बिहारी पने को ही अपना सब कुछ बनाया है, और उस पे मैं जी रहा हूँ। तो मैं उस पे मुझे सक्सेस मिला है, तो मुझे लगता है कि सबको यही करना चाहिए। हर एक्टर को उसके खुद को जीना चाहिए, अपना अंदाज को बेचना है। हाँ, ये ज़रूर है, कहूँगा कि एक्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा, बोरिंग नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेचना है तो कहते हैं ना, बेचने के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन करना पड़ता है कि आप डायलॉग बोलते हो तो थोड़ा पेस चाहिए, फटाफट बोलने की आदत बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ, फ्लैट डायलॉग मत बोलो ऐसा जिसमें लोगों का इंटरेस्ट आए कि यार ये क्या बोल रहा है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको बोर करूँगा तो आपका ये शो नहीं चलेगा। तो मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं कोई सोच समझ के नहीं आया और ना मैं कोई डायलॉग तैयार करके आया हूँ, बट मैं बोलने में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात सच्चाई के साथ कह पाऊँ और सच बोलना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कन्फेशन बहुत ज़रूरी है, अपना सच निकालो, अपनी बात कहो, खुद को जियो, खुद की चीज़ों को से समृद्ध हो जाओ, अपने खिड़की दरवाजे खोलो। कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ को गौर किया है कि बिहार में ही भिखारी ठाकुर को जो उनको मिलना चाहिए वो शायद कोई फिल्मी कलाकार नहीं दे पा रहे हैं। आपने दिया, विदेशिया लाया आपने,
उसके बाद बहुत लोग जानते भी हैं। देखिए फिल्में जब बनते हैं या किसी के ऊपर कोई धारावाहिक आती है ना, तो खासकर उस शख्स को लोग ज़्यादा जाने लगते हैं। ऐसे वो चीज़ उस पर धूल पड़ी रहती है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो भिखारी ठाकुर और रंगकर्म को लेकर आप क्या कहते हैं? देखो, संजय उपाध्याय जी ने एक नाटक किया था विदेशिया। उस नाटक का मैं दर्शक रहा हूँ और कई बार संगीत में भी थोड़ा बहुत साथ देता रहा हूँ, क्योंकि संजय उपाध्याय जी के साथ मेरा एक आत्मिक संबंध है और मेरे गुरु जैसे हैं। तो उनके नाटकों में मैं भी नेपथ्य में कुछ ना कुछ करके मदद करने की कोशिश करता था। तो वो नाटक मुझे बहुत पसंद था शुरू से। और जब मैं मुंबई में रहने लगा तो मैं हमेशा महसूस करता था कि विदेशिया कोई और नहीं, मैं हूँ। मुंबई में जब मैं विस्थापित होके सेटल हो गया तो मुझे हमेशा लगता है कि विदेशिया का कैरेक्टर जो उन्होंने लिखा वो कोई और नहीं है, भिखारी ठाकुर मैं हूँ। मैंने अपने फिल्म की शुरुआत जो अगर आपने गौर से देखेंगे तो शुरुआत में यही बात कहा है कि मुंबई के मेरे बंगले का लैंडलाइन टेलीफोन आधी रात को सिंगल रिंगटोन देता है और मुझे घबराहट होती है। आज से 15 साल पहले एक ऐसा ही फ़ोन आया था और मेरे बाबूजी नहीं रहे। आजकल 75 साल 80 साल की मेरी बूढ़ी माँ पटना में अकेले रहती हैं और मैं हर रात इस डर के साथ सोता हूँ कि एक ऐसा ही फ़ोन आएगा और मेरी माँ नहीं रहेगी। मैं इतने पैसे कमाता हूँ कि मैं चाहूँ तो हर महीने पटना जाऊँ और चला आऊँ, पर जब जाने का सोचता हूँ कोई ना कोई शूटिंग निकल आती है और मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंस जाता हूँ कि एक दिन आने में, एक दिन जाने में, 2 दिन उधर रुकूंगा। भाई भतीजा, नौकर चाकर, भांजा भांजी, चमार मुसहर, ढोम दुसाद, गाय बकरी, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना होता है। खाली हाथ आप नहीं आते। तो एक बार पटना जाओ तो कम से कम 4 लाख रुपया खर्च होता है। तो मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंसता हूँ, सोचता हूँ कि अगले वीक में चला जाऊँगा और ये अगला वीक 2 साल से नहीं आया है। 2 साल पहले मेरी भतीजी की शादी थी। मेरी माँ 5 तल्ला मकान पे सीढ़ियों से चढ़ जाती थी। आजकल वो बेड पे है, उसका दवा भी मैं हूँ, डॉक्टर भी मैं हूँ, इलाज नहीं कर पाता हूँ, मैं हूँ विदेशिया। क्या बात है सर, दिल को चीर देती है। तो मैंने यही सब्जेक्ट को बांधने के लिए विदेशिया को माध्यम बनाया। मेरी फिल्म विदेशिया नाटक नहीं है। मैंने बताया कि विदेशिया नाटक में काम करने वाला एक लड़का, मेरे जैसा लड़का जो विदेशिया नाटक में विदेशी का रोल करता था, अब मुंबई में रहता है और उसको लगता है कि मैं विदेशी हो गया हूँ। यार, नाटक वाला हर सीन मेरी ज़िंदगी में कैसे घट रहा है। फ़र्क इतना है कि भिखारी ठाकुर का विदेशी जो है वो किसी महिला से फंस गया था और महिला के चक्कर में अपनी नई नवेली दुल्हन को घर पे छोड़ा था और उससे विरह की शुरुआत होती है। मैं महिला नहीं, मैं मुंबई के माया जाल में फंस गया हूँ। तो मुंबई मेरे लिए वो है, वो तवायफ जो विदेशिया नाटक में एक तवायफ का रोल करती है, जिसने मुझे फंसा लिया और मैं उसमें ऐसा फंसता चला गया कि मेरा इमोशन मेरी माँ पटना में अकेली है। उसमें प्यारी सुंदरी थी, वो प्यारी सुंदरी मेरी माँ है। तो एक माँ और बेटे का रिश्ते को मैंने भिखारी ठाकुर के विदेशिया के माध्यम से, कि स्टेज पे सीन चल रहा है और इधर मेरी ज़िंदगी में घट रहा है। यार, ये सेम घटना कैसे घट रहा है? तो मैंने इसको कनेक्ट करके अपनी कहानी को बताने की मैंने अभी कहा कि मैं वही काम करूंगा जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। अगर मेरा यहाँ से कनेक्शन नहीं है वो मैं नहीं करता। मैं किसी हॉलीवुड सिनेमा से प्रभावित नहीं होता। मुझे लगता है कि जो मेरी चीज़ है उस पर मेरी पकड़ है। पटना रंगमंच में भी जब तक मैं काम किया तो मैंने पहला नाटक किया, ऐसा भी होता है एक भाई बहन के संबंध को लेकर के हमने बनाया था कि एक मुँह बोली बहन को वो सच में बहन मानता था, बट सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सोसाइटी कहती है लड़का और लड़की के बीच में कोई भाई बहन का संबंध होता ही नहीं, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि संबंध संबोधन का मोहताज नहीं होता। संबंध बहुत आगे निकल जाता है, संबोधन बहुत पीछे छूट जाता है। वो मेरी बहन थी, मुझे नहीं पता, मैं उसको मानता था बड़े पाक दिल से, मेरा उसके साथ कोई नाजायज संबंध नहीं। तो हम संबोधन में नहीं, संबंध में जीते हैं। तो हमने नाटक किया, ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। आप संबंध की इस बारीकी को देखो। ये मेरी बात थी, मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी में घट रहा था ऐसी घटना कि एक लड़की को मैं भाई बहन की तरह प्यार करता था, बट सोसाइटी, मेरी माँ भी मेरे को मानने को तैयार नहीं थी, मेरे भाई भी, मेरे घर वाले भी उस संबंध को एक्सेप्ट नहीं करते थे। बट आज भी उस लड़की के साथ मेरा वही संबंध है।
इसको किसी ने नहीं माना, तो मैंने अपनी बात कहा। पहला नाटक था मेरा, मैंने अपनी बात कहा। दूसरा नाटक मैंने किया था बेचारा। एक मेरे मन में बहुत दिनों से था तवायफ क्या होती है, मैं नहीं जानता, बट मेरे गांव में शादी होती थी और वहाँ नाचने वाली, हम राजपूत फैमिली से हैं तो बहादुरपुर गांव में नाचने वाली आती थी। मैं उस नाचने वाली को देखता था, मैं छोटा था, मैं चला जाता था शादी ब्याह में मंडप में खड़े होकर के, तो कोई आया, ए बेटा ज़रा आओ एक गाना तुम भी गाओ। मुझे गाने का शौक़ था बचपन से, लोकगीत गाता था। तो मैं उस तवायफ को आर्टिस्ट समझता था कि आर्टिस्ट है वो, सिंगर है, गाती है, डांस करती है। तो मुझे उसके सानिध्य में बैठना, उसके साथ गाना, और जब वो नाचती थी मैं गाता था और मैं बड़ा अच्छा मुझे लगता था। मुझे कोई 10-15 रुपये भी दे देता था तो मैं कभी 2 रुपया कभी 4 रुपया मुझे गाने का मिल जाता था और मुझे लगता था मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है और मैं सम्मानित महसूस करता था। घर पे आता था, बाबूजी थप्पड़ मारते थे कि तुम क्या कोठे वालियों के साथ गाना गाते हो और कोई काम नहीं मिला। तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। तो मेरे दिल में ये बात बैठती थी कि इसमें बुराई क्या है, वो कोठे वाली है बट मेरा क्या बुरा किया उसने। तो मेरा वो मुझे बहुत मानती थी। उस दौरान जितनी भी तवायफ मेरे गांव में आती थी सब मुझे जानती थी, क्योंकि मैं गाना गाता था और मैं हर बार उसके महफिल में जाके गुनगुनाता था और बड़ा दिल से गाता था। और अब मुझे नहीं पता मैं क्या गा रहा हूँ, कभी भौजी के गाने गा दिया, कभी देवर के गाने गा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत वक्त दिया बोलो ज़िंदगी को। बोलो ज़िंदगी बहुत बहुत धन्यवाद देती है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने खुलकर और हर चीज़ों पर इतने अच्छे अंदाज में बात करने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा जल्दी उन्नति करें, तरक्की करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।